गैस सप्लाई पर सीएम धामी का बड़ा बयान, बोले उत्तराखंड में गैस सिलेंडर की कोई परेशानी नहीं। हरिद्वार में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कड़ी कार्यवाही, प्लास्टिक गलाने वाली 5 मशीनों को किया सीज। कुंभ 2027 को लेकर तैयारियां तेज, गंगा की स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन पर रहेगा प्रशासन का फोकस। रुड़की के 15 फीट गहरे बोरवेल के गड्ढे में गिरा गुलदार, गांव में मचा हड़कंप। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी। अब खबरें विस्तार से। मध्य पूर्व के संघर्ष का असर उत्तराखंड की व्यावसायिक गैस सप्लाई पर दिखने लगा है, जिससे होटल और रेस्टोरेंट संचालकों की चिंता बढ़ गई है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोर्चा संभालते हुए साफ किया कि घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। साथ ही सीएम ने मुख्य सचिव और अधिकारियों को नियमित समीक्षा के दिशा निर्देश दिए हैं। हमारे उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, राज्य के अंदर कोई भी स्थिति ऐसी न हो जिसके कारण से अफरा तफरी का माहौल बने। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कल मैंने मुख्य सचिव से कहा था, उन्होंने अपने स्तर पर इसकी पूरी एक बैठक कर ली, सारी समीक्षा कर ली है। राज्य में सभी स्थितियां नियंत्रण में हैं और ये एक किसी राज्य की या एक देश की चुनौती नहीं है। इस समय पूरे विश्व के अंदर जो हालात हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाले सरकार ने सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं और यहाँ पर कालाबाजारी न हो, हमारे उपभोक्ताओं को कोई परेशानी न हो। हर दृष्टि से हम लोग उस पर नज़र बनाए हुए हैं। आगे भी किसी प्रकार से सभी सावधानियां जो बरतनी, सावधानियां हम लोग बरतें। हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाली अवैध प्लास्टिक इकाइयों पर प्रशासन का डंडा चला है। यहां जिलाधिकारी के निर्देश पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दादूपुर गोविंदपुर इलाके में छापेमारी कर प्लास्टिक गलाने वाली 2 अवैध इकाइयों की 5 मशीनों को सीज कर दिया। दादूपुर गोविंदपुर का जो इलाका है, एक शिव गंगा विहार एक कॉलोनी है। वहाँ पे उस कॉलोनी के लोगों की शिकायत ये थी कि यहाँ पर कुछ प्लास्टिक रिसाइकलिंग की यूनिट हैं और उन यूनिटों से जो प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जाता है उसमें बदबू भी आती है और धुआं भी जनरेट होता है। जनता मिलन कार्यक्रम में जिलाधिकारी महोदय के पास उनकी शिकायत गई थी। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में हमारे द्वारा आज औचक निरीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण में 2 ऐसी इकाइयाँ मिली जिन इकाइयों के पास पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की परमिशन नहीं थी और उनके द्वारा जो है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का कार्य किया जा रहा था। दोनों इकाइयों में हमको एक इकाई में 2 मशीनें थी, दोनों मशीनें चलती हुई थी, तो हमने दोनों मशीनों को सील किया। दूसरी इकाई में 4 मशीनें थी, उस 4 मशीनों में से हमने 2 मशीनों को सील कर दिया जो मशीनें चल रही थी। ये हमारी एक नियमित की कार्रवाई के रूप में है। जब भी हमें इस किस्म की सूचना मिलेगी कि अनधिकृत रूप से प्लास्टिक के उद्योग चल रहे हैं तो हम नियमानुसार उन पर कार्रवाई करें। कोई दंडात्मक नहीं, अभी तो हमने मशीनें सील कर दी हैं। अगर वो उसके बाद भी अनुपालन नहीं करेंगे तो नियमानुसार जो पर्यावरण क्षतिपूर्ति है उसको आरोपित किए जाने की कार्रवाई की जाएगी। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर अब देहरादून की गैस सप्लाई पर भी दिखने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण आपूर्ति प्रभावित होने के बाद प्रशासन ने गैस वितरण के लिए नई प्राथमिकताएं तय कर दी हैं। जिला पूर्ति अधिकारी के अग्रवाल के अनुसार पहली प्राथमिकता घरेलू उपभोक्ताओं को दी जाएगी ताकि आम जनता को किल्लत न हो। इसके बाद व्यावसायिक श्रेणी के स्कूलों और अस्पतालों जैसी जरूरी सेवाओं को ही गैस उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे जिले में बुनियादी व्यवस्थाएं सुचारू बनी रहें। देखिए, जो भी जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन हुआ है ईरान, अमेरिका और इजराइल वाला मैटर हुआ है, तो उसमें गैस की आपूर्ति देश में थोड़ा प्रभावित हुई है, जिसको मैनेज करने के लिए भारत सरकार ने प्राथमिकताएं तय की हैं। तो इसमें सबसे पहली प्राथमिकता घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति समय से मिल जाए और दूसरी प्राथमिकता, जैसा आपने कहा व्यावसायिक के लिए, तो प्राथमिकता में दूसरी प्राथमिकता उन्होंने में जो है व्यावसायिक उपभोक्ताओं को रखा है और व्यावसायिक उपभोक्ताओं में भी स्कूल और छात्रावासों को तथा हॉस्पिटल्स को प्राथमिकता रखी है। तो अभी जो गैस की सप्लाई जो है वो जिले को, जनपद देहरादून को लगातार नियमित रूप से प्राप्त हो रही है और इसमें जो है हम इसमें टॉप प्रायोरिटी पे हम जो हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं, सबसे पहले हम उनको गैस की आपूर्ति कर रहे हैं और डेली हमारे यहाँ जो है सभी एजेंसियों पर गाड़ी प्राप्त हो रही है। हम तेल कंपनियों के संपर्क में है और जो भी बॉटलिंग प्लांट्स हैं उनके सबके संपर्क में है
और जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा गैस आप बुकिंग मंगाकर और जो भी हमारे कंज्यूमर्स हैं उनको सप्लाई दे रहे हैं। रामनगर में गैस किल्लत की खबरों के बीच एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। उन्होंने गैस संचालकों के साथ बैठक कर निर्देश दिए कि बुकिंग में आ रही तकनीकी दिक्कतों को जल्द ठीक किया जाए और जरूरत पड़ने पर मैनुअल तरीके से गैस वितरण सुनिश्चित हो। नाम क्या है? वीरेंद्र कुमार है सर। क्या दिक्कत हो रही है गैस को लेकर? गैस सर मेरे को मिल नहीं रही गैस। 2 दिन से मैं चक्कर काट रहा हूँ, यहाँ पर गैस नहीं मिल रही है। मैंने ऑनलाइन बुकिंग करी तो बुकिंग में मेरा OTP नहीं आ रही है। घंटी गई थी 2, उसकी बुकिंग नहीं है। 1 महीना आएगा 2013 को मैंने सिलेंडर भरा है, अभी तक मेरे को सिलेंडर नहीं मिला है। कितनी देर से खड़े हैं आप यहाँ? मैं 3 घंटे हो गए सर। सवेरे 9 बजे आया था, अब ये 11 बज गए। अब 9, 10, 11 हाँ 10 कितने दिन से आ रहे हैं आप? हाँ हैं? कितने दिन से आ रहे हैं? 2 दिन हो गए सर। गैस नहीं मिल रही है? गैस नहीं मिल रही सर। देखिए, कोई संकट नहीं है। हमारे पास यहाँ 5 एजेंसियाँ हैं रामनगर में और 5 के पास भरपूर स्टॉक है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, जो हमारा पोर्टल है, जो बुकिंग का जो पोर्टल है, जो सर्वर है, वो डाउन चल रहा है, जिस वजह से लोगों की बुकिंग नहीं हो पा रही है। उसी वजह से समस्या आ रही है। तो अभी संबंधित डिपार्टमेंट को भी बुलाया था, एजेंसी वालों को भी बुलाया था। तो इनको डायरेक्शन दिए गए हैं कि एक तो जो IOC के जो यहाँ नोडल होंगे उनसे एक बार वार्ता कर लेंगे और DSO साहब से भी वार्ता कर लेंगे। अगर इनका पोर्टल ऐसे ही चलता रहा, अगर नहीं चल पाया, प्रॉब्लम होती रही, तो ऑफलाइन के लिए भी उच्च अधिकारियों से एक बार वार्ता कर लेंगे। इसके अलावा इनको डायरेक्शन दिए गए हैं, चूँकि रिफिलिंग की भी शिकायतें आती हैं बीच बीच में, तो जितनी भी 5 हमारी एजेंसियां हैं, जितनी भी इनकी गाड़ियां हैं जो सप्लाई करते हैं अपना फील्ड में, तो उसमें रिफिलिंग बीच में चोरी की शिकायतें आती हैं। तो इनको डायरेक्शन दिए गए हैं कि जितनी भी इनकी गाड़ियां जो सप्लाई, चाहे वो अपने माध्यम से कर रहे हों, ठेकेदार के माध्यम से कर रहे हों, प्रत्येक गाड़ी में GPS होना चाहिए ताकि उसका ट्रैकिंग हो सके। वो कितने बजे यहाँ से निकली, कितने बजे स्पॉट पे पहुँचनी चाहिए थी और कितने बजे पहुँची, तो उससे अच्छा मैसेज चले जाएगा। दूसरा, इनको कहा गया है कि चूँकि गोदामों में ज़्यादा भीड़ लग रही है बुकिंग नहीं होने की वजह से, तो उनको बताया गया है कि गोदामों में गैस ना दे के, सिलेंडर ना दे के, चूँकि गाड़ियाँ फील्ड में जा रही हैं, इनका रोस्टर बना हुआ है, तो उसी के हिसाब से वो वितरण करें। जिंदगी कब किस मोड़ पर ले आए कोई नहीं जानता। एक छोटी सी चूक और सालों की कमाई दांव पर लग सकती है, पर अगर आपके पास सही इंश्योरेंस हो तो मुश्किल वक्त भी आसान बन जाता है। इंश्योरेंस फैक्ट्री, जहां मिलती है हर जरूरत के लिए सही सुरक्षा। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, बिजनेस इंश्योरेंस। हम सिर्फ पॉलिसी नहीं देते, हम देते हैं भरोसा, सुरक्षा और सुकून। आज ही जुड़िए इंश्योरेंस फैक्ट्री से, क्योंकि सुरक्षा इंतजार नहीं कर। इंश्योरेंस फैक्ट्री, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। हरिद्वार कुंभ 2027 की तैयारियों ने अब रफ्तार पकड़ ली है, जिसके तहत मेलाधिकारी सोनिया के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की टीम ने हर की पैड़ी और नीलधारा जैसे प्रमुख क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर स्वच्छता व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आपको बता दें, इस बार प्रशासन का मुख्य फोकस गंगा की निर्मलता और बेहतर प्रबंधन पर है। आज सभी स्टेक होल्डर्स की, और जिसमें क्योंकि NMCG की एक टीम भी आई हुई थी, साथ में जो हमारे यहाँ पे SMCG के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो, उसके अलावा हमारे जो नगर निगम के MNA हैं और जो मेला का जो हमारे टीम है पूरी, उसके साथ एक बैठक की गई, जिसके अंदर स्पेशली, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा कि जब इतना बड़ा कुंभ मेला आयोजन होगा तो वहाँ पे जो सफाई की व्यवस्था होगी, जो सीवर की व्यवस्था होगी और जो गंगा जी में कोई प्रदूषण ना हो उसकी भी जो व्यवस्थाएं की जानी है, उस पर आज काफ़ी चर्चा हुई। और उसी क्रम में आज हम लोगों ने जो हमारा बेसलाइन डेटा था पुराना, उसको एक बार स्टडी किया और उसको शेयर भी किया NMCG की टीम के साथ, जिससे कि वो भी अपने लेवल पे इसके एनालिसिस करके किस तरह से हमें अभी प्रेडिक्टेड क्या हमारे एक्सपेक्टेड क्राउड आएगा और उस क्राउड के अनुसार हमें किस तरह से डस्टबिन लगाने चाहिए, किस तरह से कलेक्शन की व्यवस्था करनी चाहिए, कहाँ हमें सीवर, जो हमारी सीवर की व्यवस्था होगी उसमें कहाँ टेम्पररी STPs लगने हैं, बाकी सारी व्यवस्थाओं पर काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई और एक पूरा प्लान हमारे 32 सेक्टरों पर हम लोग बना रहे हैं। इसीलिए बिंदुकथा में अशोक चक्र विजेता शहीद मोहननाथ गोस्वामी के नाम पर स्वीकृत मिनी स्टेडियम का निर्माण 10 साल बाद भी अधूरा अटका है, जिस पर कांग्रेस नेता नितिन पंत ने भाजपा सरकार पर शहीदों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि 2015 में 10 आतंकवादियों को ढेर करने वाले अमर शहीद के सम्मान में आज तक एक ईंट भी नहीं लगाई गई है। उत्तराखंड जो है वो सैनिकों की शहादत से, इस पूरे देश में सैनिकों की शहादत से उत्तराखंड का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। यहाँ के शौर्य की गाथा, यहाँ के सैनिकों का मनोबल
पूरा राष्ट्र मानता है, कुमाऊं रेजिमेंट हो, चाहे गोरखा रेजिमेंट हो या गढ़वाल रेजिमेंट हो। हमारे शहीद मोहननाथ गोस्वामी पैरामिलिट्री कमांडो थे। 2015 में कुपवाड़ा में वो शहीद हुए। और एक अशोक चक्र विजेता हमारे राज्य का एक लड़का जिसने अपनी शहादत दी और 10 लोगों को मारते हुए, उन आतंकवादियों को ढेर करते हुए वो वीरगति को प्राप्त हुए। ऐसे शूरवीर सैनिकों पर हम लोगों को गर्व है। और यदि उनके नाम पे, उनकी शौर्य गाथा को हम पहाड़ी प्रदेश के युवाओं को एक संदेश देने के लिए यदि कोई स्टेडियम बना सकें, कोई स्मारक बना सकें, उसकी घोषणा यदि हम करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उस पे छल करती है। 4 साल 5 साल का समय आज बीत गया है। क्यों नहीं उस सैनिक की शहादत में 2015 में स्वयं खुद गया था उनकी वाइफ से मिलने और उनको सबसे पहले, मुझे आज भी याद है, स्वर्गीय पत्रकार हमारे भाई उमेश पंजी पत्रकारिता करते थे, मुकेश आप भी पत्रकारिता करते थे उस समय, मैं स्वयं गया था। उसके बाद प्रकाश पंजी आए थे, उसके बाद हरीश रावत जी आए थे जिन्होंने 10 लाख रुपए की सहायता इस मोहननाथ गोस्वामी को करी थी और 12 एकड़ भूमि आवंटित करी थी जिसमें 10 लाख रुपए का टोकन मनी दिया था। मुझे हैरानी होती है कि लाल कुआं से संबंधित प्रश्न विधानसभा में क्यों नहीं उठते हैं। आज बहुत से मुद्दे हैं। आज 4 साल बाद विधायक जी को, हमारे लिए, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे भी भाई हैं, उनको आज 4 साल बाद ये विषय की याद आई। और कितने सारे मुद्दे हैं लाल कुआं के, पर मैं देखता हूँ आज आपका प्रेम अग्रवाल ने बापू धाम का विषय उठाया, जिसको राजस्व गांव बनाने का विषय, पूरे हिस्ट्री के साथ उन्होंने इस विषय को बोला। लाल कुआं में शहर के सौंदर्यीकरण का विषय है। आपके राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोई एक डिसेंट डाइवर्जेंस नहीं है जिससे कितने लोगों की मौत होती है। हमारे जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं यहाँ पर, हमारे पास हाई एंड मशीनें नहीं हैं जिसकी वजह से हमारे लोगों को राममूर्ति जाना पड़ता है। तो मेरा ये एक विषय है, मैं इस विषय पर सोचता हूँ कि विधायक इतने परिपक्व जनप्रतिनिधि होने के बावजूद भी हमारे क्षेत्र के मुद्दों को उठाते क्यों नहीं। रुड़की के भारापुर भौरी गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक गुलदार जंगल से भटक कर 15 फीट गहरे बोरवेल के गड्ढे में जा गिरा, जिसके बाद सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम और एसडीओ ज्वाला प्रसाद गौड़ मौके पर पहुंचे और सुरक्षा घेरा तैयार किया। रात के अंधेरे में चलते इस चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए देहरादून से विशेषज्ञों की टीम बुलाई गई, जिन्होंने गुलदार को ट्रैकुलाइज किया। उत्तराखंड की ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।